हुआ तो ये प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उससे पहले तो उसके सदस्यों ने मिलकर किया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। प्रांतीय चुनाव में जो सदस्य चुने गए थे, प्रांतीय चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में बांट के जो चुनाव हुआ था, तो उन सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया और उसमें कुल 300 सदस्य का चुनाव हुआ, जिसमें 82% कांग्रेस के सदस्य थे, मतलब 246 सदस्य कांग्रेस के थे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो चाह रहा था अलग देश, तो संविधान क्यों बनाएगा, नियम क्यों बनाएगा, उसको तो खुद एक अलग देश चाहिए, तो उस देश के लिए नियम क्यों बनाएगा जिस देश में रहना ही नहीं। तो मुस्लिम लीग नहीं सम्मिलित हुआ और समाजवादी नेता कम्युनिस्ट पार्टी भी भाग नहीं लिए, क्योंकि उनको लगता था कि जो संविधान सभा है उसमें अंग्रेजों की छाप है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बने बनाए बातों को अमल कर रहे हैं लोग, उन लोग का सपना साकार कर रहे हैं संविधान सभा। इसलिए समाजवादी नेता जैसे सोमनाथ लाहिड़ी थे, ये सब मतलब विरोध में थे काफी। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ, जिसमें 165 दिन बैठक हुई और उसमें काफी जोरदार गर्मा गर्म बहस चला, मतलब बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ उसमें। और जो भी वाद विवाद होता वो जनमत से प्रभावित होता था, मतलब लोगों के सलाह द्वारा भी प्रभावित होता था। क्या होता कि जो बहस हुआ तो अलग अलग दल के लोग अलग अलग जो बात रखे वो पेपर में छपता था डेली। जैसे कोई कुछ कहा किसी टॉपिक पर, कोई कुछ कहा, जैसे मौलिक अधिकार पर ही कहा कि नहीं, मान लो कि मौलिक अधिकार कौन कौन सा होना चाहिए, कोई कह रहा है कहा ये भी होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो फिर जनता से पूछा जाता था उससे कि क्या ये बात इसने रखा है, ये बात इसने रखा है, आपका क्या राय है। तो जनता भी उस पर राय देती थी, दलील अखबार में प्रकाशित होता और जनता से सुझाव मांगे जाते थे, और जनता सुझाव देती तो अच्छा खराब का वहाँ जजमेंट किया जाता और उस आधार पर फिर नियम बनता। इस संविधान सभा में बहुत ज्यादा जो बहस चला था उसमें से आप कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन के पक्षधर थे बी पोखर बहादुर, ये पक्ष में थे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। इन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक हर एक जगह होते, उन्हें चाह कर भी नहीं हटाया जा सकता, अतः उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया जाए। जबकि इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे आरवी धुलेकर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध कर रहे थे। इन्होंने यह भी कहा था कि अब तो तुम्हें कोई नहीं पाला रहा, बी पोखर बहादुर, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर खेल खेला। बहुत से लोग थे जो केंद्र को शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे, केंद्र में अधिक से अधिक शक्तियां देना चाह रहे थे। अभी अगर आप बात करें तो केंद्र सूची के कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। तो उस समय इन्हीं बहुत से लोग चाह रहे थे कि केंद्र को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाए, ताकि अगर देश पर कोई विपत्ति आए तो उस पर एक्शन लिया जा सके। जैसे केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे अम्बेडकर जी, बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक जो विरोध कर रहे थे वो चाह रहे थे कि राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो। वो कौन थे? के संतनम राज्य को ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि राज्य को ज्यादा शक्तिशाली बनाने का मतलब ये नहीं कि देश को कमजोर करना है, उससे और मजबूत ही होगा। कैसे? क्योंकि जब जिम्मेदारी केंद्र के पास कम रहेगा, राज्यों के पास ज्यादा रहेगा, तो केंद्र क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएगा, इससे केंद्र ही मजबूत होगा। ये इनका अलग तर्क था। अल्पसंख्यक के हित के लिए एनजी रंगा ने बात उठाया। एनजी रंगा जो किसान नेता थे। जयपाल सिंह भी बात रखे अल्पसंख्यक के लिए, दलितों के लिए। अम्बेडकर ने बात रखा। और आरवी धुलेकर का आप नाम पहले भी सुन चुके हैं। तो उन्होंने बी पोखर बहादुर के तर्क का विरोध किया था, आरवी धुलेकर, और इन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को बनाने का जोर दिया था। राष्ट्रभाषा को के रूप में हिंदी, इनका मानना था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी हो, हिंदी। लेकिन दक्षिण भारत के लोग काफी विरोध किए। इसमें दुर्गाबाई देशमुख एक महिला थी, उन्होंने इस बात को रखा कि आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदी बनना चाहिए, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ऐसा बड़ा समुदाय है जो हिंदी नहीं बोलता, उनके विषय में भी तो जरा सोच के देखिए आरवी धुलेकर साहब। तो आरवी धुलेकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के इतना पक्ष में थे कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था सभा में कि जो हिंदी नहीं आता जिनको, वो भारत में रहने लायक नहीं है। तो काफी ज्यादा बहस हो गई थी, हिंदी भारत में रहने लायक नहीं, हमारा देश नहीं है, तो विवाद हो गया था। बाद में इसके लिए प्रावधान किया गया कि चलो अभी आगामी कुछ साल 15 साल हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम चलेगा, बाद में हिंदी को देखा जाएगा, अभी दोनों भाषा मान होगा। इसके अलावा हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए, तो हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए, राष्ट्रभाषा नहीं है। और इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि अपने अपने राज्य में क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर राष्ट्रभाषा हो जाता है हिंदी, तो पूरे देश की मतलब एक रूप से प्रधान भाषा हो जाती है हिंदी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश में तो ये नहीं बोला जाता हिंदी। अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए समानता के अधिकार की बात की, महिलाओं के अधिकार एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बात रखा, संविधान सभा के सामाजिक न्याय की बात की, और
बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी संविधान सभा के समक्ष रखे। कौन? अम्बेडकर। पीएन राव, जो संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, लेकिन अगर महत्वपूर्ण सदस्य की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अम्बेडकर जो एकता की बात कर रहे थे, मतलब केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कर रहे थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे भी संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसको 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। तो ये आप नेहरू जी के विषय में बता सकते हैं, उनके योगदान को बता सकते हैं। और अंबेडकर जी दलितों के लिए उत्थान की बात की, बहुत महिलाओं के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बात की। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो काफी मतलब कह सकते हैं ये अस्थायी अध्यक्ष रहे, है ना। मतलब कुछ भी मैटर होता तो ये अध्यक्षता बहुत बढ़िया से, अब सोचो उतना बहस हो रहा है और एक अध्यक्ष बना दिया, शांत करने का माहौल। मेन जिम्मा इसी को ना है, सही से संचालन करने का जिम्मा किसका है? बैठक का संचालन कराने का जिम्मा किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, जैसे आप बैठे हुए हैं और कैसे क्लास मैनेज होगा अभी जिम्मा मेरे ऊपर है, उसी प्रकार सोचिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो राजेंद्र प्रसाद का ये योगदान था, मतलब कैसे समझाते होंगे, सबके बैठाते होंगे, शांत कराते होंगे, है ना। देखते हैं विधानसभा या लोकसभा में बैठक होता है तो जो अध्यक्ष महोदय होते हैं उनको शांत रखते रहना पड़ता है और सब हल्ला करते हैं, कितना देखते हैं ना, टेबल बजाते हैं सर, नहीं मारपीट पर उतर जाते हैं कभी कभी। एनजी रंगा जो बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे, ये मतलब ये सलाह देने का काम करते थे लोगों को। काफी मतलब अलग अलग देशों के संविधान से रूबरू थे, जानते थे, नियम कानून को बहुत ज्ञाता थे और कौन से कानून पर कैसे हमको चलना चाहिए, ये सब सलाह देने का काम करते थे। हाँ, ये कानून बनेगा तो ठीक रहेगा, ये इसमें ये दिक्कत हो सकता है, तो ये सब बात बताने का काम करते थे। के मुंशी भी बहुत सारे सुझाव दिए और एस एन मुखर्जी जो थे वो कोई चीज़ अगर जटिल जो समझ में लोगों को ना आ रहा हो कोई नियम, तो उसको सरल तरीके से करके लोगों को समझाते हुए जो 300 लोग बैठे थे उन लोगों को। एनजी रंगा जो किसान नेता थे, उन्होंने अल्पसंख्यक को परिभाषित किया और अल्पसंख्यक को आर्थिक स्तर पर परिभाषित किया। आर्थिक स्तर पर इन्होंने कहा अल्पसंख्यक वे नहीं जिनकी संख्या कम है। अल्पसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्या कम, लेकिन इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वे नहीं जिनकी संख्या कम है, बल्कि असल में अल्पसंख्यक वे हैं जो दबे कुचले और गरीब। तो बढ़िया परिभाषा दिया, मतलब इसी तरह देखना चाहिए। आदिवासियों के हित में भी जयपाल सिंह मुंडा ने अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी यद्यपि संख्या में कम नहीं है ना, फिर भी जो हजारों साल से पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, वो हमारे आदिवासी भाई हैं। वो मतलब बहुत समाज से अलग थलग है, हाशिए पर है। जिस तरह कॉपी में एक हाशिया किनारे होता है, उसी प्रकार से एकदम अलग है, अलग थलग है। उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए संविधान में और उनके लिए हित में नियम बनाने चाहिए। ये बात हमारे जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड के हैं उन्होंने कही। भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर के योगदान को बताएंगे तो इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने संविधान में समानता का अधिकार लाने की बात कही, जिसके तहत सभी लोगों के समान दर्जा मिले, सभी लोगों को समान अवसर मिले, है ना, कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, समानता की बात किया। इसके अलावा लोगों को सामाजिक न्याय की बात किया, जिससे जो गरीब है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा हो। ऐसा नहीं हो कि सामाजिक न्याय ना मिले तो जो दलित है, जो दबे कुचले लोग हैं, वो दबे ही रह जाए, उनके हित को ध्यान ना दिया जाए। सामाजिक न्याय की बात की, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात की, लोगों की शिक्षा पर जोर दिए कि शिक्षा होना चाहिए, नेसेसरी किया जाए शिक्षा को। और महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को तरह तरह के सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे नौकरी वगैरह के दौरान मान लीजिए कि उनको एक एक्स्ट्रा छुट्टी वगैरह जो मिलता है प्रेगनेंसी में, तो ये सब उनके अधिकार होना चाहिए, उनको वेतन कटौती ना किया जाए। मतलब उनके संदर्भ में सोचा, उनके लिए भी बात की इन्होंने, तो अम्बेडकर जी, ठीक है।